नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या अब हिमालय में विस्फोटक से विकास के रास्ते बनाने पर कोई बहस हो रही है? नहीं हो रही है, होगी भी नहीं। हिमालय के कच्चे पहाड़ों को काटने पर कई विद्वानों ने सवाल उठाए। क्या आप उन सभी को चैनलों पर देख पा रहे हैं, उन्हें कहते हुए सुन पा रहे हैं कि हिमालय को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए? अगर हिमालय भी हेडलाइन से गायब हो सकता है, आप क्या चीज हैं? विकास और विनाश के बीच संतुलन की समस्या आपको मीडिया के कवरेज में भी दिख जाएगी। वाहवाही से पन्ना दर पन्ना भर दिया गया है, क्योंकि यह काम बिना मेहनत के हो जाता है। सवाल पूछने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए मीडिया को हिमालय की गोद में विकास की सुंदरता के पीछे जाकर देखना होगा। यहां के जीवन को आसान बनाना तो है, मगर क्या सब कुछ हिमालय की कीमत पर ही किया जाए? और जब हिमालय कमजोर होगा, तब क्या हम और आप नहीं जानते कि इससे तबाही का प्रकोप कितना भयावह हो जाता है? मीडिया ने इन सवालों को गायब कर दिया। वह कंपनी का रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता। पत्रकारों को कंपनी का रिकॉर्ड देखना होगा। हिमालय के बारे में जानने के लिए कुछ लोगों से बातें करनी होगी, किताबें पलटनी पड़ेगी। आज के मीडिया के पास इन सब के लिए समय नहीं है। इसलिए मीडिया के कवरेज में सफलता सफलता और सफलता है, और उस सफलता का हमेशा एक नायक है। नायक कौन है, इसे लेकर भी झगड़े हो रहे हैं। एक चैनल की एंकर ने खुद के बारे में दावा कर दिया कि उसका आना शुभ है और वह पनौती नहीं है। स्थानीय पत्रकार लगातार 17 दिनों से वहां रिपोर्टिंग करते रहे, एक एक पल की जानकारी दे रहे थे। क्या उनके काम को अशुभ माना जा सकता है? तो इस हाल में इस देश की पत्रकारिता पहुंच गई है। सत्रह दिनों तक जिस तरह से बचाव कार्य चला है, वह किसी भी मायने में साधारण नहीं था। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब नाकामी हाथ नहीं लगी, और कोई दिन ऐसा भी नहीं गुजरा जब कुछ उम्मीद नजर नहीं आई। रुकावटों के बीच प्रयास होते रहे कि दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं। हर लिहाज से यह कामयाबी बहुत बड़ी है और आगे के संकटों में बहुत काम आ सकती है। आप किसी को सफलता का श्रेय लेने से नहीं रोक सकते, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या तमाम अधिकारी। मगर उस होड़ में यह हो रहा है कि श्रेय का बंटवारा किया जाने लगा है, क्योंकि सबका नाम मिटाकर जब आप एक का नाम लिखेंगे, तो कुछ लोग एक के साथ साथ उन सभी का नाम भी लिखेंगे जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। इसमें भी एक कमी है। एक तरफ कुछ लोग आपदा प्रबंधन संस्थान के अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, रैट माइनर्स का नाम ले रहे हैं, तब भी उन सभी का नाम अभी तक नहीं लिया जा सका है जो 17 दिनों तक इस ऑपरेशन में शामिल रहे। क्या हम जानते हैं कि ऑगर मशीन चलाने वाले चालक का नाम क्या था? इंजीनियर का नाम क्या था? क्या उसने रैट माइनर्स से कम मेहनत की? कुल मिलाकर इस अभियान में जितना रोल इंसान का रहा, उतना ही मशीन का भी। जितना प्रशासन का रहा, उतना उस व्यक्ति का भी जो अपने अनुभवों को लेकर ऑस्ट्रेलिया से आए और लगातार प्रयासरत रहे। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में इन रैट माइनर्स पर विस्तृत रिपोर्ट छपी है। मीडिया में इन मजदूरों को भी श्रेय मिला है, बल्कि इनका ही कमाल रहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीरों से अखबार के अखबार भर गए, फिर भी इन मजदूरों ने अपने लिए जगह हासिल कर ली। टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर पूरी कहानी छापी है। 80 सेंटीमीटर डायामीटर की पाइप में ये मजदूर करीब 24 घंटे लगातार काम करते रहे। 1 मीटर से भी पतली पाइप में घंटों सिकुड़कर बैठे रहना आसान नहीं हो सकता। आप इन सभी के नाम अब तक जान चुके हैं। मुन्ना कुरैशी, मोनू कुमार, फिरोज कुरैशी, नासिर खान, जतिन, देवेंद्र कुमार, वकील हसन, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, सौरभ और अंकुर। मजदूरों का कहना है कि हम 2 फीट से भी कम जगह में 3 घंटे तक अपना सारा वजन पैरों की उंगलियों पर डालकर काम कर सकते हैं। टेलीग्राफ ने इनकी आगे की कहानी बताई है। रैट माइनर्स अक्सर पतली सुरंगों और सीवर लाइनों के निर्माण में काम करते हैं। यह काम उनके हिस्से बचपन और गरीबी के कारण आ जाता है। धर्म और जाति के चक्कर में सीवर की सफाई से जुड़े मजदूरों की गाथा सब भूल गए। सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन आए दिन इनके लिए आंदोलन चलाते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर कोई नेता या पत्रकार झांकने भी नहीं जाता है।
क्या आप तक यह खबर पहुंची कि पिछले 5 साल में 339 मजदूर सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए मर गए? यह खुद सरकार का संसद में दिया हुआ आंकड़ा है। इन्हें कौन बचाने जाता है? कोई मुख्यमंत्री क्या डेरा डालता है जब इनकी जान जाती है? मॉनसून से पहले यही मजदूर आपके शहरों के नालों की सफाई करते हैं। 12 घंटे के काम के लिए 300 से 600 रुपया मिलता है। मजदूरों ने कहा कि हम बदबू, कम ऑक्सीजन और बेहद कम जगह में 2-3 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। मजदूरों ने मजदूरों को बचाया है। किसी दिन हो सकता है हम कहीं पर फंस जाएं और यही मजदूर हमें बचाएंगे। भारत का बचपन किन हालात में गुजरता है और बड़ा होकर मजदूर बनकर किन परिस्थितियों में काम करता है, यह गोदी मीडिया और नेता कभी भी आपको नहीं बताएंगे। उत्तराखंड की सरकार ने इन सभी मजदूरों को 50,000 की इनाम राशि देने की घोषणा की है। इस दुर्घटना के सबक क्या हैं? निश्चित रूप से बचाव कार्य आने वाले समय के लिए मैनुअल बन सकता है, लेकिन बाकी 2 सबक पर किसी का ध्यान नहीं। कंपनी की लापरवाही और हिमालय से जुड़े सवालों पर बात नहीं हुई, तो हम इस दुर्घटना से सबक सीखने का दावा कैसे कर सकते हैं? इस बचाव कार्य को सफल होना था। शुरू में ही बता दिया गया था कि 4 से 5 दिन लगेंगे और धीरे धीरे उन दिनों की संख्या भी बढ़ने लगी। मजदूर जहां फंसे थे उसके पीछे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। उनके पास भोजन पहुंच रहा था और ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो रही थी। पहले सूखा भोजन दिया गया, लेकिन 9-10 दिनों के बाद उन तक गर्म खाना पहुंचने लगा। इंडोस्कोपी जैसे कैमरे से उनसे विजुअल संपर्क साधा गया, देखा गया। उनकी और परिवारों की मानसिक हालत ठीक रहे, इसके लिए मेडिकल टीमें बुलाई गईं। मजदूर फंसे हुए जरूर थे, मगर उनके पास 2 किलोमीटर तक घूमने फिरने की जगह थी। मजदूरों ने ही बताया कि योग कर रहे थे, टहलते थे, क्रिकेट खेलने का सामान भी दिया गया और उन्होंने खेला भी। जीवन सुरक्षित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा नहीं था और बचाव कार्य आसान था। आप बचाव कार्य के प्रयासों और मीडिया में छाई खबरों को अलग अलग देखिए। यही मीडिया शुरू के 8-9 दिनों तक गया नहीं। उसके लिए यह साधारण खबर थी, क्योंकि तब उसे लगा होगा कि यह नाकामी की जगह हो सकती है, यहां होने से फायदा नहीं। यह भी हो सकता है कि उसे लगा हो कि सफलता मिलनी ही है, जिस दिन मिलेगी उसके आगे पीछे पहुंचकर कवरेज करेंगे। इन सब के बीच स्थानीय पत्रकार रोज वहां से लाइव करते रहे और 1-1 मिनट का कवरेज दे रहे थे। इस बचाव कार्य में 1 दर्जन एजेंसियां शामिल थी। एनटीपीसी की THDCIL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC, NHIDCL, BRO, NDRF, SDRF, PWD और ITBP समेत अन्य। जैसे ही आप बचाव कार्य की सफलता और प्रयास को मीडिया के कवरेज से अलग करते हैं, आपको काफी कुछ दिखाई देने लग जाता है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्षी दल की तरफ से कांग्रेस के भी नेता मौके पर गए, कई बार गए। प्रधानमंत्री ने कई बार फोन किया। अब जब बचाव कार्य पूरा हो गया है, तब भी आप मीडिया के कवरेज को देखिए। उसने पूछने का काम तो बंद ही कर दिया। क्या आपने इन 17 दिनों में टनल के निर्माण से जुड़ी कंपनी नवयुगा के किसी भी प्रतिनिधि को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? क्या आपने इस कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि को किसी टीवी के डिबेट शो में देखा? बचाव कार्य पूरे होने के बाद भी आप नहीं जानते कि इतनी लंबी सुरंग में दुर्घटना के समय बाहर आने के रास्ते क्यों नहीं बनाए गए? दुर्घटना के 8वें दिन कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने CBI से जांच कराने की मांग की। हमारा सवाल यह है कि तब कितने मीडिया चैनलों ने विपक्ष के नेता की इस आवाज को जगह दी? इतनी लंबी सुरंग बनाने के लिए क्या भूवैज्ञानिकों से यहां के पहाड़ों और मिट्टी का अध्ययन कराया गया? केंद्र सरकार की 7 संस्थाओं के प्रतिनिधि इसकी जांच करेंगे। उस जांच के बाद ही तय होगा कि कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इस जांच का ऐलान दुर्घटना के 2-3 दिन के भीतर ही कर दिया था। 17 दिनों तक बचाव कार्य चला है। उस दौरान भी कंपनी की लापरवाही और हिमालय से जुड़े सवालों पर घनघोर रूप से बात नहीं हुई। अभी कई सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं, जैसे सुरंग के पास जहां मलबा गिरा था वह कैसे गिरा? क्या उस समय कोई ब्लास्ट किया गया था? तो इस पूरी बहस में कंपनी गायब है, हिमालय भी गायब है। इन सवालों का कहीं अता